हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर से स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट लेसन में जो है हम लोग बेनिफिट ऑफ डैम के बारे में डिस्कस किए थे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हम लोग देखेंगे जो भी हमारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको कैसे हम लोग ट्रीटमेंट दे के जो है हमारा डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, कम लागत में, कम खर्चा में, तो वो बेहतर रहता है। और अगर ये वेस्ट वाटर ऐसे ही अगर नदियों में बहता हुआ जाके सी में मिलता है तो फिर ये जो है बहुत सारा फिर बाद में एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, एक तो पानी का वेस्ट होता ही है और दूसरा नदियाँ भी जो है हमारे पोल्यूट होते हैं। फिर जो है उसमें जो रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं उनको भी जो है हार्म होता है। फिर ये जब जाके समंदर में मिलते हैं तो वहाँ पे भी जो है टेम्परेचर का वेरिएशंस देखना, फिर जो है डिफरेंट प्रजातियों का विलुप्त होना और कंटामिनेट होना, सी टेम्परेचर राइज होना और सी लेवल में राइज होना, ये सब जो है बहुत सारे चीज़ें जो हैं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट के हिसाब पहले देख लेंगे, फिर जो है जहाँ पे डिफ़िकल्ट लगेगा वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है वेस्ट वाटर यूजुअली contains organic inorganic impurities which must be removed by primary and secondary treatments। ठीक है, तो वेस्ट वाटर जो है उसमें जनरली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ दोनों रहता है और ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा जो है रिमूव किया जा सकता है। और दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन पर्पज़। तो ये जो है जो ट्रीटमेंट करने के बाद यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ था वो थोड़ा मात्रा में जो है निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद जो वाटर रहता है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो हमारा ट्रीटेड वाटर है यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर बचता है उसको यूज करने का क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर होता है ये यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, बोरवेल हो गया, वेल हो गया, यानी कि और जो पॉन्ड वगैरह म्यूनसिपैलिटी में जो सप्लाई वाटर आता है वो जो भी हमारा प्योरेस्ट फॉर्म का वाटर आता है जो हम लोग अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने डेली यूज़ के लिए जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो वाटर को जो है हम लोग बचा सकते हैं। और जो ये ट्रीटमेंट वाला वाटर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो ट्रीटेड वाटर हमें मिलता है इसको जो है हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। तो हमारा जो है प्लेन मतलब हमारा जो है प्योरेस्ट फॉर्म का जो वाटर हमें मिलता है अपने कंजप्शन के लिए उसको जो है हम लोग बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजेस क्रॉप yield by conserving nutrient and reducing the need of artificial fertilizers। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर रहता है उसमें काफ़ी कुछ जो है हमारे न्यूट्रिएंट रहता है जो कि हमारा जो भी अगर क्रॉप फील्ड में यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में हम लोग अगर यूज़ करते हैं उसको तो उसमें क्योंकि थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं तो ये हमारा जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का जो क्वांटिटी है उसको कम कर देता है, क्योंकि इसमें ही ऑलरेडी कुछ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी हमें जो है क्रॉप का यानी कि शस्य का जो भी हमारा जो प्रोडक्शन है उतना ही मिलता है कम फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी। ठीक है, तो इसका ये एक बेनिफिट होता है। फिर तीसरा बेनिफिट क्या होता है, तीसरा बेनिफिट ये होता है कि रिड्यूसेस पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज, यानी कि सरफेस वाटर रिसोर्सेज मतलब सॉइल के ऊपर जो है सरफेस एरिया में जो वाटर रिसोर्सेज हमें देखने को मिलता है जैसे कि पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, ये सब जो है हमारा सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आता है। तो ये जनरली पॉल्यूट हो जाता है किसके वजह से, ये जब कंटामिनेटेड वाटर जाके इसमें मिलता है तो ये सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो है कंटामिनेट होता है यानी कि पॉल्यूट होता है। तो ये जो पॉल्यूशन को जो है हम लोग रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रीटेड कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, फिर चौथा बेनिफिट क्या है, लो कॉस्ट मेथड फॉर सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट वाटर जो होता है ये हम लोग अगर लो कॉस्ट मेथड में हम लोग अगर मतलब जो हमारा म्यूनसिपल वाटर है उसको अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके अगर हम लोग फिर से इंडस्ट्री या फिर क्रॉप फील्ड में यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है पैसे का बचत करता है और लो कॉस्ट में जो है हमारा वो पोल्यूटेड वाटर जो है रीयूज हो सकता है और हमारा जो है बजट में थोड़ा सा राहत मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमें बेनिफिट करता है। और फिर तीसरा जो पर्पज़ है हमारा स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर कैसे होता है,
रेन वाटर शुड बी स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स फॉर यूज ऑफ एग्रीकल्चर, यूज इन एग्रीकल्चर. डैम्स एंड रिजर्वर्स ऑल्सो स्टोर वाटर विच कैन बी सप्लाई टू कैनल्स एंड रिवर्स थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, तो ये जो रेन वाटर है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, क्योंकि इसमें कोई पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन नहीं होता है. ये डायरेक्टली ऊपर से जब गिरता है तो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आता है. तो इसको जो है हम लोग ह्यूज टैंक्स में जो है स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं. और डैम्स एंड रिजर्वर्स में यही किया जाता है, हमारा बारिश का पानी जो है स्टोर करके रखा जाता है और सप्लाई किया जाता है कैनाल के थ्रू से और रिवर के थ्रू से सालों साल. ठीक है, साल भर में ये जो है यूज़ होता है, सप्लाई किया जाता है. जहाँ पे भी हमें स्कैंटी रेनफॉल दिखता है या फिर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर दिखता है तो वहाँ पे जो है ये कैनल के थ्रू से सप्लाई किया जाता है, ताकि जो है हमारे कृषि क्षेत्र में इसका जो है अप्लाई हो सके एंड उनको जो है हमारे फार्मर्स को जो है थोड़ा सा राहत मिल सके. ठीक है, तो ये सब जो है हम वाटर के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे अभी, वाटर कंजर्वेशन थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड प्लान्स. फिर जो है हम लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे. और एनवायरनमेंट तो ये हमारा नेक्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है. और यहाँ पे जो है हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा था, जो भी वाटर के बारे में मोटा मोटा आइडिया जो है हम लोग ले लिए. अभी हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिस्टम क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय सर आर्थर टॉन्सली इन 1935. इकोसिस्टम इज एसेंशियली ए टेक्निकल टर्म फॉर नेचर. ठीक है, तो इकोसिस्टम जो टर्म है ये जनरली सर आर्थर टॉन्सली ने दिया है 1935 में. इन्होंने जो है ये टर्म को मतलब डिस्कवर किया था. और इस टर्म का जो जनरल मीनिंग है टेक्निकल टर्म में, इसको जो है हम नेचर को ही इकोसिस्टम बोलते हैं. इसका मीनिंग ये है कि नेचर जो है हमारा इकोसिस्टम है. ठीक है, और इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर. दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी. तो ये जो इकोसिस्टम है ये एक फंक्शनल यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का. यानी कि बायोस्फीयर जो है बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, जिसमें हम छोटे छोटे यूनिट्स देखते हैं तो उसको हम लोग जो है फंक्शनल यूनिट देखते हैं तो उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं बायोस्फीयर में. और बायोस्फीयर जो है हमारा कंबाइंड स्टेट ऑफ लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोस्फीयर है एंड लिथोस्फीयर है एंड हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल सरफेस एंड जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि हमारा वाटर सिस्टम. ठीक है, तो इन तीनों को मिला के जो एक जगह है जहाँ पे सही टेम्परेचर, सही मतलब सारे सर्कमस्टांसेस जो है सुइटेबल मिलता है, तो वहाँ पे जो है हमारा लाइफ सस्टेन करता है. फिर वहाँ पे जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर. क्योंकि बायो यानी कि लाइफ का एग्जिस्ट होना जिस स्फीयर में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. तो ये जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों कंबाइन होने के बाद ये जो है यहाँ पे बायोस्फीयर फॉर्म होता है, बायोस्फीयर. तो ये जो बड़ा सा एरिया जो है बायोस्फीयर, उसका जो है फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. ठीक है, ये जो बायोस्फीयर एंड जो इकोसिस्टम है सबको ही जो है अपने एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सन के ऊपर. ठीक है, इन सबको जो है एनर्जी मिलता है सन से. ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन. फिर जो है हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. एंड इकोसिस्टम हैज़ टू बेसिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट में जनरली क्या आता है हमारा नॉन लिविंग, एंड बायोटिक में आता है लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. दिस इंक्लूड, तो ये जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है सारे जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको जो है लेके बना हुआ है. ठीक है, तो ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है ये हमारे किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, जो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका नंबर, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका बिहेवियर सबको जो है ये अफेक्ट करता है. ठीक है, और ये जनरली हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है देख लेते हैं इन डिटेल. तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब जो है हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है, एबायोटिक कंपोनेंट में आता है. दिस ऑकर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड डिजॉल्व्ड इन वाटर, इन द सॉइल और इन
फ्री स्टेट इन द एयर, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये कंबाइंड स्टेट में वाटर में मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, या फिर फ्रीली जो है एयर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या क्या आता है, ये भले ही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी है, लेकिन सब कोई जो है एबायोटिक में आता है, नॉन लिविंग में आता है, ये हमें याद रहना चाहिए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी है सारे चीज़ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन ये भी नॉन लिविंग में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। These are present in living organisms and dead organic matters, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी पाया जाता है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो भी डेड बॉडीज में पाया जाता है, ये ब्रोक डाउन होते हैं किसके द्वारा, जो हमारे डिकम्पोजर्स है उनके द्वारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फिर से जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट होता है, किसके लिए, साइकिल के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फिर से कंज्यूम होता है लिविंग बींग के द्वारा, और लिविंग बींग में जो है ये ऑर्गेनिक में फिर से कन्वर्ट होता है, फिर से लिविंग बींग का मतलब मरने के बाद जो है फिर से ये इनऑर्गेनिक में जो है कन्वर्ट होने लगता है। इस तरह से ये साइक्लिंग प्रोसेस जो है चलता रहता है। फिर क्या आता है नॉन लिविंग में, हमारा एबायोटिक में आता है वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या है, इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, सनलाइट, एडाफिक फैक्टर्स सच एज सॉइल टेक्सचर एंड टोपोग्राफी, ठीक है। तो ये सब भी जो है कहीं ना कहीं हमारे लिविंग कंपोनेंट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। क्या है वो सब, लाइट, टेम्परेचर, लाइट, ऑब्वियसली लाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप के जो है बायोटिक कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे आगे हम लोग बहुत डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। और टेम्परेचर के हिसाब से भी जो है बायोटिक कंपोनेंट्स वेरी करता है, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल सब कुछ जो है इनको अफेक्ट करता है। और सॉइल टेक्सचर यानी कि टोपोग्राफी, कहीं पर ज़्यादा ढलान है, कहीं पर ज़्यादा हाइट है, कहीं पर मतलब मिट्टी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ह्यूमस का मिट्टी है, और कहीं पे जो है एकदम पथराव मिट्टी है, तो वो सब जो है सॉइल का टेक्सचर एंड टोपोग्राफी जो है सब कुछ इफेक्ट करता है किनको, ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इनको इफेक्ट करता है, जबकि ये सब क्या है, एबायोटिक है, ठीक है। ये सब जो है हमें याद रखना पड़ेगा। फिर हम लोग चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट की तरफ। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ये क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स जो है हमारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है लिविंग कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट इंक्लूड द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, हमारा लिविंग कंपोनेंट आ गया। दिस बायोटिक कंपोनेंट्स यूजुअली हैव प्रोड्यूसर्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन इनटू फूड, ठीक है। तो ये जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, एंड इसके बाद जो है ये कन्वर्ट करते हैं इसको क्या, किसमें, फूड में, ठीक है। और फूड जो है प्रिपेयर होता है किसके द्वारा, हमारे प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो प्लांट जो है हमारा प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज़ करके फिर केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको फिर जो है फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग फिर खाने के बाद जो है हमें भी एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें प्लांट से जो है खाना मिला, तो इसको हम लोग क्या बोले, प्रोड्यूसर बोले, ठीक है। फिर क्या है, हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोगों को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स बोला जाता है। बस हम ही लोग नहीं है, सारे जो भी एनिमल किंगडम है सब कोई जो है कंज्यूमर है, और बस प्लांट्स को छोड़ के सब कोई कंज्यूमर्स है। प्लांट ही एक ऐसे चीज़ है, मतलब ऐसे क्रिएचर है जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं खाना, जो कि खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग जो है खाने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर्स दैट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, एग्जांपल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स। बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने मतलब खाना मतलब खुद से बना नहीं सकते, और अपना जो है एनर्जी के लिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और डिकम्पोजर्स जो है डिकम्पोजर्स दैट टेक द केमिकल्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड, एग्जांपल फंगी, बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। तो ये जो फंजाई, बैक्टीरिया ये सब होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है उनको जो है ब्रेक डाउन करके फिर से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये जो है फिर से यूज हो सके, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के द्वारा जो है यूज हो सके, और फिर से जो है ये रिसाइकल हो पाए, ठीक है। तो ये इनका काम है। तो बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल सा चीज़ है और बहुत इजी भी है रिमेंबर करने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है कि एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एंड बायोटिक यानी कि लिविंग।
एबायोटिक में जो है हमारा जो भी कंपोनेंट्स लिविंग नहीं है उनको छोड़ के जो लिविंग कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं सारा कुछ आता है। और जो बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट आते हैं जो जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करता है और जो लोग जो है एक साइकिल बनाते हैं, ठीक है। तो एक बायोटिक कंपोनेंट जो है हमारा एक तीनों चीज़ों को लेके एक साइकिल बनता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट जो है हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे 3 पॉइंट आ गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और एबायोटिक कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। तो इतना था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन में हम लोग टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे और टाइप ऑफ इकोसिस्टम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए इतना रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।